बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि खेवट क्या होता है, खतौनी क्या होता है, खसा नंबर से क्या मुराद होता है और इनकी क्या कानूनी हैसियत होती है। आज हम बात करेंगे जमीन के इंतकाल की, क्योंकि अक्सर लोग जब जमीन खरीदते हैं तो उनके सामने ये सवाल होता है कि क्या हमें जमीन बजरिया इंतकाल खरीदनी चाहिए या हमें जमीन की रजिस्ट्री करानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंतकाल क्या होता है। इंतकाल को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। इंतकाल का मकसद ये होता है कि एक मालिक से जमीन की मलकियत दूसरे मालिक को मुंतकिल कर दी जाए। आप इसके इंतकाल करवाने के हमारे यहाँ दो तरीके हैं और वो दो तरीके भी जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको महफूज रखने के हवाले से हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जमीन का रिकॉर्ड जो है वो मैनुअल है, मैनुअल मतलब पटवारी के पास है अभी तक और पटवारी उसका रिकॉर्ड रख रहा है, तो फिर आपको इंतकाल करवाने के लिए पटवारी से रजू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, आपकी तहसील में अराजी रिकॉर्ड सेंटर बना हुआ है और आपकी अराजी की जमा बंदी कंप्यूटराइज्ड तैयार हो चुकी है, तो फिर आपको जमीन का इंतकाल या म्यूटेशन करवाने के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर अपनी तहसील में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपको इंतकाल करवाने के लिए पटवारी के पास जाना पड़े तो उसका क्या तरीका है। तो उसका तरीका ये है कि जो लोग जमीन फरोख्त करते हैं वो पटवारी के पास जाएंगे, पटवारी को बताएंगे कि हमने इतनी जमीन इतनी रुपयों के इवज इन लोगों को बेच दी है। तो पटवारी ये करेगा कि अपने रजिस्टर के ऊपर उसकी रपट लिखेगा कि ये बंदे आए हैं, इन्होंने ये जमीन फरोख्त कर दी है, इतने पैसों में फरोख्त कर दी है, फलां को फरोख्त कर दी है। और फिर उस रपट की लिखने के बाद वो एक रजिस्टर इंतकालात होता है पटवारी के पास, उसके ऊपर सारा लिखा होता है, इंतकाल नंबर लिखा होता है, ये लिखा होता है किस खेवट में से फरोख्त कर रहे हैं, किस खतौनी में से और किस खसा नंबर में से कब्जा मुंतकिल होगा। तो पटवारी अपने रजिस्टर इंतकालात के ऊपर जो इंतकाल वाला फार्म है उसको पुर करता है और फिर उसको पुर करने के बाद फ्रीकैन को तहसीलदार के पास पेश कर देता है। तो तहसीलदार दोनों पार्टीज की बात सुनता है, बेचने वालों से पूछता है कि आपने ये जमीन जो फलां खेवट में है इतने पैसों के इवज फलां लोगों को फरोख्त कर दी है। अगर वो कहते हैं हमने फरोख्त कर दी है तो तहसीलदार उनसे साइन भी लेता है, उनका अंगूठा भी लेता है, खरीदार को भी उसका भी साइन और अंगूठा लिया जाता है और दो गवाहान भी लिखे जाते हैं। यानी कि ये सारा जो मामला है उस दो गवाहान की मौजूदगी में ये पाया तकमील को पहुंचता है और तहसीलदार के पास जो इंतकाल का रजिस्टर होता है उस रजिस्टर के ऊपर दो गवाहान भी दस्तखत करते हैं। तो उस वक्त इंतकाल की दो कापियां तैयार की जाती हैं, एक तो पटवारी के रजिस्टर में रह जाती है और एक कापी जो है तहसीलदार के दफ्तर में जमा हो जाती है। जो पटवारी के पास जाती है उसको पर्त पटवार कहते हैं और जो तहसीलदार के दफ्तर में जमा हो जाती है उसको कहते हैं पर्त सरकार। तो अब आ जाते हैं कि इस पे फीस कितनी लगेगी। अब चूंकि गवर्नमेंट ने 2022 के मिड में जो टैक्सेस में इजाफा कर दिया है तो उसमें इंतकाल पे काफी ज्यादा फीसें गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब जब कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो सबसे पहली बात तो ये हम देखेंगे कि उसका डीसी रेट क्या है। डीसी रेट से मुराद होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वैल्यूएशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आपकी जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू मुकर्रर की है। मिसाल के तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसकी एक कनाल की वैल्यू 5 लाख रुपए तय की है तो आपको टैक्स 5 लाख पे देना पड़ेगा, बेशक आप वो खरीदें 2 लाख में। लेकिन अगर आप वो जमीन जो है वो 5 लाख की बजाय 10 लाख में खरीद रहे हैं और इंतकाल पर भी 10 लाख लिखवा रहे हैं तो बेशक डीसी रेट तो उसका 5 लाख है, लेकिन अब आपको टैक्स 10 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। तो अगर आप ये बात समझ गए कि डीसी रेट क्या होता है और टैक्स क्या होता है तो उसके बाद हम देखेंगे आप उसके ऊपर फीस क्या लगेगी। तो अब फीस का ये है कि जो भी आप इंतकाल पे लिखवाएंगे अगर तो आप डीसी रेट से ज्यादा वैल्यू लिखवा रहे हैं तो उस वैल्यू पे टैक्स देंगे, अगर आप डीसी रेट से कम वैल्यू लिखवा रहे हैं तो टैक्स आपको डीसी रेट पे देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो टैक्स है, आप जितनी भी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की बनी है उसका 3% आपकी इंतकाल की जो फीस है वो जमा होना है गवर्नमेंट को टैक्स, और 1% जो टैक्स है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जाना है। तो ये टोटल हो गया 4%। और अगर जो खरीदार है वो नॉन फाइलर है, यानी कि वो टैक्स जमा नहीं करवाता है, वो अपने एनुअल टैक्स रिटर्न्स नहीं देता है, तो फिर उसको एफबीआर को 7% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर खरीदार जो है वो फाइलर है तो फिर वही टैक्स उसका हो जाएगा 2%। इसी तरह अगर जो बेचने वाला है, सेलर है, अगर वो फाइलर है, वो टैक्स देता है, टैक्स रिटर्न जमा कराता है,
तो बेचने वाले के ऊपर भी टैक्स है और वो कितना है, फिर 2% उसने टैक्स देना है। लेकिन अगर बेचने वाला नॉन फाइलर है, वो गवर्नमेंट को एनुअल अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, तो फिर उसको 4% टैक्स देना है। तो मतलब ये हुआ कि अगर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों टैक्स पेयर हैं, तो पूरी इंतकाल के ऊपर, जो खरीदो फरोख्त का बै का इंतकाल है, उसके ऊपर टोटल 8% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर दोनों वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, अपने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाते हैं, तो फिर ये टैक्स तकरीबन 15% बन जाता है। तो ये तो हो गया सिर्फ जो खरीदो फरोख्त यानी कि सेल का जो इंतकाल है, इसके हवाले से ये बात हो गई। चूंकि वक्त खत्म हो गया है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सेल के अलावा जो दूसरे इंतकालात हैं उनकी क्या फीस है, रजिस्ट्री की क्या फीस है और रजिस्ट्री कराने का क्या तरीका होता है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी जमीन का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, तो फिर कंप्यूटराइज्ड इंतकाल कैसे दर्ज होगा। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए मालूमाती वीडियोस लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।